देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश की और वहां की सियासत की। साथ ही बिहार में जारी बारिश के कहर में नालंदा जिले के हाल का खास रिपोर्ट देखें। वहीं अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की हलचल के बीच भारतीय अमेरिकियों की चुनाव में भूमिका हम बताएंगे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के मामले में झांसी की सुनीता देवी का कमाल देखिए। वहीं चौथे डिजिटल की बीमारी डिमेंशिया के बारे में जानिए। तो चलिए चलते हैं विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने चारों ओर कहर बरपा रखा है। राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में नुकसान के बादल जमकर बरसे हैं। प्रदेश का हाल यह है कि आए दिन बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। 100 से अधिक सड़कें बंद हैं। जगह जगह पर पुल बह गए हैं। कई मकानों को भारी नुकसान हुआ है और कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने शासन प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर टिहरी पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं आपदा के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 5000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। मानसून की बारिश ने चारों ओर कहर बरपाया है। राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में नुकसान के बादल जमकर बरसे हैं। प्रदेश का हाल ये है कि आए दिन बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। 100 से अधिक सड़कें बंद हैं। जगह जगह पुल बह गए हैं। कई मकानों को भारी नुकसान है और कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर टिहरी पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें। और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए। और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं हमेशा सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ। 310 की उनकी हर एक जितनी बार भी आई है उनको उसको मैंने 58 में परिवर्तित करके सुना है। आज क्योंकि हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, बहुत सारे डिस्कशंस होने थे जो कि ज़रूरी थे, चाहे वो विधेयक थे चाहे वो बजट था, उनको हमें उन पर चर्चा भी होनी थी। इसलिए उसको मैंने अस्वीकार किया। उनका जो 310 का 58 हमने लिए उनके, लेकिन 310 वाला जो उनका सूचना आई थी उसको मैंने अस्वीकार किया। लेकिन उसके बाद जब सरकार और संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब बातचीत की, उन्होंने कहा हमें आधे घंटे का समय इसमें दीजिए, हम आधा घंटा में अपनी बात कहना चाहेंगे। मैंने विनिश्चय देने के बावजूद, शायद परंपरा भी नहीं और नियम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे उत्तराखंड का मामला था, उत्तराखंड का मुद्दा था, मैंने स्वीकार किया और उसके बाद उनको बोलने के लिए कहा। वहीं आपदा के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को आधे घंटे का समय दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। नाराज विधायक हरीश धामी ने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री को बताई। वहीं हरीश धामी की नाराजगी के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और कई तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला
न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हूं हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्य स्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में, जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे साथियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया, किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बेटी ने अपना बाप खोया। हमारी बहनों ने कठोर से कठोर प्रताड़ना सही। आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका गया। अपने नेता प्रतिपक्ष जिसे गुहार लगाई होगी वहां समय की कि मुझे भी कुछ समय मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बोलने का दिया जाए, उनको समय नहीं दिया, तो इसीलिए उन्होंने शायद नाराजगी दिखाई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हें बुला करके उनकी समस्या को निदान करने के लिए उनसे वार्ता की, उनसे बात की कि उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं, और अधिकारी को निर्देशित भी किया। और ये कर्तव्य बनता है एक पार्टी के जो बड़े नेता जिनकी जिम्मेदारी होती है कि किस विधायक को कहां पर सदन में बुलवाना है, सत्र में बुलवाना है। तो मुझे लगता है कि अगर आज हरीश धामी जी ने ये प्रश्न चिन्ह अपने ही नेताओं के ऊपर लगाया तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कुछ दाल में काला नजर आता है। और हरीश धामी जी क्योंकि जब भी कोई बात बोलते हैं तो बिल्कुल पुख्ता तरीके से बोलते हैं, तो मुझे लगता है अगर उन्होंने समय मांगा और उनकी पार्टी ने नहीं दिया तो ये वाकई एक निराशाजनक विषय है और इसमें उन्हें मंथन करना चाहिए। देखिए, आपदा से पूरा उत्तराखंड प्रभावित है। ऐसी कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां आपदा से क्षति ना हुई हो। जगह जगह मार्ग बाधित है, नेशनल हाईवे तक जगह जगह से अवरुद्ध हुए पड़े हैं। और केदारनाथ आपदा में तो आप देख लीजिए, आज इतने दिनों बाद भी सरकार लापता लोगों का और मृतकों का सही आंकड़ा नहीं बता पा रही है। तो क्या आपदा प्रबंधन है? और इतने दिनों बाद भी जो है मुआवजे की कोई घोषणा मुख्यमंत्री जी ने नहीं की है। मुआवजे की घोषणा तो दूर छोड़िए, आप आपदा में हुए नुकसान को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, रो रो करके उनके परिजनों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार जो है उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए तैयार नहीं है। 2013 की आपदा अगर आपको याद होगी, उस समय जो भी नुकसान हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जनता को, जो भी पीड़ित थे, प्रभावित थे, उनको स्वयं मूल्यांकन की छूट दी थी कि आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर आपदा के मुद्दे पर सड़क से सदन तक सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां विपक्ष का आरोप है कि सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से फेल है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष बेहतर व्यवस्था का दावा कर रहा है। देखना होगा आपदा पर मचा सियासी बवाल कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बिहार में बारिश का कहर जारी है। नालंदा जिले का हाल बेहाल है। बात टोडल बीघा गांव की करे तो यहां पर एक भी पुल नहीं है। इलाके में बाढ़ की वजह से लोगों को पैमार नदी को अस्थायी बेड़ा के सहारे पार करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये बिहार में नालंदा जिले का टोडल बीघा गाँव है। यहाँ एक भी पुल नहीं है। इलाके में बाढ़ की वजह से लोगों को पैमार नदी को अस्थायी बेड़ा के सहारे पार करना पड़ रहा है। गाँव के लोग बताते हैं कि उनके यहाँ न कोई स्कूल है और न ही कोई अस्पताल। इसी वजह से उन्हें रोजाना धातु के बर्तनों से बने बेड़ा का इस्तेमाल करके नदी को पार करना पड़ता है। समस्या तो है कि रोड बना है, पुल नहीं बना है। तो आधा लोग तो यहाँ से बाहर चल गए से बाहर, अच्छा, कमाने खाने के लिए। जीरी में नहीं बच रहा है, टूटी फूटी जो यहाँ रह रहे हैं। तो मतलब कि ये जो नाव जो आप लोग बनाए हैं तसले का, तो मतलब कि ये कोई मतलब कि देखने वाला नहीं है यहाँ आया है? देखने वाला कोई नहीं है, आया देखने के लिए, देख के चल गया। फिर आदमी फिर छोड़ा कि इसको डूबेगा, उसको निकालना। हम जन्म लिए हैं जब से ये सिलसिला चल रहा है। ये जो पानी जो अभी आया हुआ है, तो ये किस चीज़ से आप लोग पार करते हैं नदी? ये वो है तसला, घर पीछे मांगते हैं, रस्सी लाते हैं, उसके बाद उसमें जुगाड़ बनाकर, देसी जुगाड़ वही बनाकर पार करते हैं बच्चे उच्चे को। और हम लोग खुद अगर रोग बीमारी हो जाएगा तो फिर उसी को मतलब रख के नीचे ऊपर पकड़ कर ऊपर पार करते हैं। तो गांव में मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र वगैरह नहीं कुछ भी नया स्कूल है, नहीं स्वास्थ्य केंद्र, एगो यही है, पंचायत समुदाय भवन या कुछ भी रहे जो है, जो यही है और कुछ भी नहीं है। ग्रामीणों का दावा है कि ग्रामीण विकास मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। डर से नहीं जाते हैं कहीं। कौची के सहारे नदी पार कर रहे हैं? जाते हैं तसला के सहारे जाते हैं, आते हैं। डर से हम चढ़वे नहीं करते हैं। बाल बच्चा कुछ मियाज दब होता है तो दवा मंगवाते हैं, नहीं जाते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कौन गाँव है ये? टोडल बीघा है।
तो यहाँ कोई आते नहीं है मंत्री वगैरह? आता है, देख के चल जाता है। मौजूदा हालात को देखते हुए गांव के लोगों ने सरकार से दखल देने और जल्द से जल्द पुल बनाने की गुजारिश की है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की हलचल है। इस साल के अंत में वहां चुनाव होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकियों की भूमिका अहम होगी। चुनाव में भारतीय अमेरिकी कैसे अहम भूमिका निभा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। इस साल के अंत में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकियों का वोट अहम भूमिका निभाने वाला है। 48 लाख भारतीय अमेरिकियों में से 21 लाख वोट देने के काबिल हैं। यही वजह है कि अप्रवासी भारतीय अमेरिकी राजनीति में बेहद अहम माने जा रहे हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं। And having the country accept a woman whose heritage is black and Indian is very encouraging. So that she could be, and I think personally she will be, the next president of the United States. And it will make me very proud to see that in my lifetime, an Indian woman will sit in the highest seat of the United States of America. हैरिस के अभियान ने लोटस फॉर पोटस जैसे मीम्स को बढ़ावा दिया है, जिन्हें भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी में शेयर किया जा रहा है। कमला का हिंदी में मतलब कमल होता है। दक्षिण एशियाई महिलाओं के ग्रुप, जिसे चिट्टी ब्रिगेड भी कहा जाता है, वो अलग अलग कम्युनिटी के जरिए कमला हैरिस के लिए समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं। हालांकि कमला हैरिस के लिए भारतीय अमेरिकियों के सपोर्ट की गारंटी नहीं है। राजनीति के कुछ जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन और क्लाइमेट चेंज और कल्चरल प्राइड जैसे मुद्दों पर भी समर्थन निर्भर करेगा। कुछ भारतीय अमेरिकी वोटरों ने इमिग्रेशन और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर हैरिस की नीतियों पर चिंता जाहिर की है। कम्युनिटी की डाइवर्सिटी से भी इस पर असर पड़ेगा। So there are different ways that Indian diaspora is organizing for Kamala Harris, right? And the beauty of the whole thing is that there is something for everybody, right? So people who can afford to give money, they can give money. People who have less time, they can engage according to the time they have. Chitti Brigade is like Auntie's Brigade, right? So they're all getting together and reaching out to the Indian community in different ways. Postcard writing, right? Writing to the voters, generally bigger, like a swath of voters in all other states, but also targeted to fellow South Asians. डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी की भूमिका और इसका असर अहम हो सकता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के मामले में झांसी की सुनीता देवी ने रंग जमाया। सुनीता देवी की आत्मनिर्भर बनने की दास्तां संघर्ष भरी है। हालांकि संघर्ष के बाद भी मऊरानीपुर स्टेशन पर सुनीता देवी अब बेहद खुश हैं। स्टेशन पर स्टॉल लगाने की जगह मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर स्टेशन पर सुनीता देवी बेहद खुश दिखती हैं। स्टेशन पर स्टॉल लगाने की जगह मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई है। हमारे समूह का नाम सितारा महिला स्वयं सहायता समूह है और मैं अपने समूह ही के माध्यम से मुझे यह स्टॉल मिला है। और मैं पहले अपने हर जगह जाया करती थी अपना स्टॉल लेके, लेकिन कहीं आमदनी होती थी, कहीं नहीं हो पाती थी, मैं परेशान रहती थी। और मैं जब से मुझे यह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मुझे यह स्टॉल चलाने का मौका मिला है, तो मुझे निरंतर इसमें आय होती है और मेरा परिवार भी अच्छी तरह से चल रहा है और मैं खुश भी रहती हूँ इसमें। झांसी जिले के सिवनी गांव की रहने वाली सुनीता को रेल मंत्रालय की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट या OSOP योजना का फायदा मिला है।
योजना के जरिए वे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही हैं और कमजोर तबके के लिए कमाई का जरिया पैदा कर रही हैं। अब हम एक माह में 12,000 या 15,000 की समथिंग कमा लेते हैं। पहले हमारी जब कभी महीने में कहो 4,000 5,000 है, ऐसे ही हो पाता था। अब तब से जब से हमें ये स्टॉल मिला है तो हमें 15,000 की समथिंग, 12,000, 10,000, बस इतनी आमदनी अभी होती रहती है हर माह में। तो इस आमदनी से, इस स्टॉल से आपकी जो जिंदगी है उसमें किस तरह से अंतर आया है, क्या-क्या प्रभाव पड़ा है? मैम पहले तो देखो मैं बहुत गरीब थी, जब से मुझे स्टॉल मिला है मेरी काफ़ी परेशानी दूर हो रही है और मैं अपने बच्चों का भी अच्छी तरह से परवरिश कर रही हूँ। OSOP योजना केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति का हिस्सा है। इसका मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, छोटे व्यापारियों की मदद करना और रेल यात्रियों को भारत की समृद्ध विरासत से रूबरू कराना है। सुनीता देवी का कहना है कि वे सितारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की दूसरी महिलाओं की भी मदद करना चाहती हैं। वे इस ग्रुप से जुड़ी हैं, इससे वे दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। डिजिटल युग ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं जरूरत से ज्यादा इसके इस्तेमाल के नुकसान की भी कम नहीं है। कई बीमारियां घेर लेती हैं, इसी में एक बीमारी है डिजिटल डिमेंशिया। क्या है ये बीमारी, क्या है रोकथाम के उपाय, देखिए रिपोर्ट में। स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइसों के ज्यादा इस्तेमाल का तंत्रिका तंत्र और खासकर याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। इसे डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं। अमूमन डिमेंशिया की बीमारी बुजुर्गों को होती है, लेकिन डिजिटल डिवाइस के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी युवाओं में भी दिख रही है। डिजिटल डिवाइसों की आदत दिमागी सेहत के लिए भारी खतरा है। पहली बार डिजिटल डिमेंशिया नाम का इस्तेमाल 2012 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट मैनफ्रेड स्पिट्जर ने किया था। See, the excess digital application, digital use itself is a recent phenomenon. And there are not many studies which have actually looked at on a long-term basis and say that it is directly contributing to risk of dementia. Okay, so I could think of this being a factor for depression. This could be a factor for social isolation. Okay, less physical activity. In all these aspects, excess digital use can indirectly contribute to dementia. 2022 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक टीवी देखने और कंप्यूटर के इस्तेमाल से डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है। डिजिटल डिवाइसों के 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल से डिमेंशिया, अल्जाइमर और याददाश्त खोने की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक इस बीमारी को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, फिर भी वैज्ञानिक शोध साबित करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल याददाश्त के लिए खतरनाक है। Yeah, it is something like causing a lot of problems, both in terms of mental health issues like depression, social isolation, aggression, even aggression. People who have excessive dependence on video games, it can actually affect relationship within the family as well as other interpersonal relationship in the context of school or his friendships. Everything can be affected. So many times people who have mental health problems, who have problems in externalization, problems in maintaining relationships, or people who have social anxiety. So these people, they become more comfortable living in this technology addiction. कई रिसर्च से पता चला है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों को जानकारियां भी ज्यादा मिलती हैं। इस वजह से उन्हें किसी खास काम में मन लगाने में मुश्किल होने लगती है। जानकारों के मुताबिक बेशक टेक्नोलॉजी दिमागी कौशल को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम याददाश्त भी कम कर सकता है और सामाजिक दूरी बढ़ा सकता है। First of all, it affects our prefrontal cortex, where registration of initial memory happens. Then excessive usage of social media affects our sleep pattern. Its blue rays coming out of the screen also affects sleep pattern, and during the sleep pattern, short-term memory
conversion onto the long-term memory, which happens in the hippocampus of our brain, which is also being affected, because for that proper sleep is required. डिजिटल डिमेंशिया के लक्षणों में कम समय की याददाश्त में कमजोरी, शब्दों को याद करने में परेशानी और एक साथ कई काम करने में मुश्किल आना शामिल है। ज्यादा स्क्रीन टाइम नींद, मूड और तंत्रिका तंत्र पर भी असर डाल सकता है। जानकारों की सलाह है कि स्क्रीन टाइम कम किया जाए, पढ़ने या टहलने जैसी गतिविधियां बढ़ाई जाएं, फोन के नोटिफिकेशन को म्यूट रखें और डिजिटल डिवाइस के बगैर याददाश्त बढ़ाने वाले काम करें। इन आदतों के साथ तकनीक का इस्तेमाल मिलाने से दिमागी सेहत तंदुरुस्त रह सकती है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।